लोग वो कर लीजिए, मतलब याद होना चाहिए, ध्यान में भी रहना चाहिए कि आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो डायरेक्शन लेस होता है। आयोनिक बॉन्ड का दूसरी एक और प्रॉपर्टी, सेवंथ प्रॉपर्टी आपके नॉलेज में, कि आयोनिक बॉन्ड का काइनेटिक्स हम नहीं पढ़ते हैं। काइनेटिक्स ऑफ आयोनिक बॉन्ड यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये सब, और उसके बारे में कि कैसे इसके स्पीड को कम या एक्सटेंड किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, ये सब हम वहां पे नहीं पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि आयोनिक बॉन्ड जो फॉर्मेशन होता है वो इंस्टेंटेनियस होता है, बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, दे आर वेरी फास्ट रिएक्शन, सो वी कैन नॉट स्टडी देयर काइनेटिक्स, देयर काइनेटिक्स ऑफ बॉन्डिंग। उस बॉन्ड का हम गति और स्पीड, फॉर्मेशन स्पीड और उसका डिफरेंट वो नहीं पढ़ हो सकते। एक तीसरा आपने बताया, एक प्रॉपर्टी आपने बताया कि जो आयोनिक बॉन्ड होता है जब भी उसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो कैटायन एनायन फॉर्मेशन में आ जाता है और वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, और वो आयंस क्या करते हैं, करंट को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होने में हेल्प करते हैं। ये प्रॉपर्टी जो है, लेकिन ये जब वो आयोनिक सॉलिड, जब आयोनिक सॉलिड आपका उसमें नहीं है, क्या बोलते हैं, डिसॉल्व नहीं है, जब वो सॉलिड स्टेट में है तो वहां पे अपने प्योर स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सबका ऑर्बिटल तो भरा हुआ है, सब इनर्ट गैस में है। मान लीजिए सोडियम क्लोराइड का हम लोग लेते हैं Na और Cl का, तो Na और Cl क्या है, दोनों में Na में 2 8 का कॉन्फ़िगरेशन है और Cl में 2 8 8 का कॉन्फ़िगरेशन, दोनों इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन को ऑक्यूपाई को वो फाउंड यानी प्राप्त कर लिया है। तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या करता है, वाटर एक डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है जो कि आयोनिक, जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है डिफरेंट आयंस के बीच में, जो एनर्जी, जो अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, उस अट्रैक्शन फोर्स को वो बहुत कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है, जिसके कारण वो आयोनिक बॉन्ड वीक हो जाता है और वो कैटायन और एनायन फॉर्म में डिसॉल्व हो जाता है और वो टूट जाता है। लगभग 80 to 81 टाइम्स कमजोर कर देता है वो बॉन्ड को, 80 से 81 गुना कमजोर कर देता है। तो ये सारा चीज कुछ कुछ प्रॉपर्टी था। तो यहाँ पे हम लोग देखे हैं क्या चीज, यहाँ पे हम लोग 3 एनर्जी भी देखे हैं, एक आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल या इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, बोलिए तीनों चीज सेम है। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दो चीज हो गया, 2 एनर्जी। उसके बाद तीसरा लैटिस एनर्जी, और चौथा जो है एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, ये 4 तरह का एनर्जी आप जो है वो याद करके रखें, या तो लिख लें, और नहीं तो अगर पेन वो है तो आप वहां पे नोट भी कर सकते हैं, हम बोल देते हैं। पहला आयनाइजेशन एनर्जी, पहला आपका हो गया आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तीसरा लैटिस एनर्जी, और चौथा एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। यानी कोई कंपाउंड जब बनता है तो ओवरऑल जो एनर्जी वहां से रिलीज होता है वो एनर्जी कहलाता है एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। तो ये 7 प्रॉपर्टी लगभग हो गया। 8वां प्रॉपर्टी एक और बता दे रहे हैं कि जितने भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो सब एक्सोथर्मिक। हाँ एक बार और बोलिए सर। बोलिए सर वो जो 4 बता रहे ये, थे ना, आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन हाँ एफिनिटी, उसके बाद ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी लिख लिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दूसरा लैटिस एनर्जी, LATTICE, लैटिस एनर्जी, तीसरा हो गया लैटिस एनर्जी, और सर ये चौथा क्या प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक बॉन्ड का है सर, ये जो ये बताए आप प्रॉपर्टी ऑफ चार? आयनिक बॉन्ड नहीं है, ये जो है ये इतने एनर्जी इन्वॉल्व होते हैं आयोनिक बॉन्ड को बनने में। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी कहाँ यूटिलाइज होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ सोडियम है,
Na इसको क्या किया, यहां से क्या होगा Na+ में, Na+ में बदलना होगा इसको। Na+ में जब गैसियस स्टेट में ही बदलेंगे तो यहाँ इसको एनर्जी देना पड़ेगा, ये एनर्जी कहलाता है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि एक एलिमेंट को, एक न्यूट्रल एटम को हमने क्या कर दिया, आयोनाइज कर दिया, यानी उसको क्या चीज में बदल दिया, चार्ज में, आयंस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये एनर्जी क्या कहलाता है, आयनाइजेशन एनर्जी। दूसरा, वैसे ही क्लोरीन जो है Cl, उसको भी क्या करना पड़ेगा हमको, क्लोरीन आयंस में बदलना पड़ेगा, निगेटिव में। तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे कहलाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Ea। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, यानी किसी इलेक्ट्रॉन को एक न्यूक्लियस, एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड में इंक्लूड कर लेना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाता है। ठीक है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपना इलेक्ट्रॉन बना लेना, यानी दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड में सम्मिलित कर लेना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाया। वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड में वही चीज पढ़ेंगे तो वहां पे आ जाएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये याद कर लीजिएगा, वहां पे आ जाएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, वहां पे वही चीज आ जाएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो ये कौन सा एनर्जी कहलाता है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये हमको सप्लाई करना पड़ता है, ये प्लस में होगा, और या ये हमको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है कि ये हमको मिलता है, ये माइनस में होगा, ये रिलीज होगा एनर्जी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया। उसके बाद जब ये दोनों गैसियस फॉर्म में क्या हो गया, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए और आयंस में भी कन्वर्ट हो गए, तब अब क्या होगा, अब इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन गया। ये एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब ये एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगे हैं तो इनका एनर्जी, इस सिस्टम का एनर्जी धीरे धीरे कम होते जाएगा, यानी एक दूसरे को क्लोज आएंगे और एक स्ट्रक्चर में ये बदल जाएंगे। और वो स्ट्रक्चर जो NaCl का स्ट्रक्चर कहलाता है, वही उसी को बोलते हैं। तब यहाँ से NaCl, तब यहाँ से एक लैटिस बनेगा, एक स्ट्रक्चर बनेगा, सॉलिड स्ट्रक्चर, और वो वहां एनर्जी रिलीज होगा, उसको बोलते हैं हम लोग लैटिस एनर्जी, Le। ठीक है, ये कहलाएगा लैटिस एनर्जी। ठीक, अब यहां जो है देखिए, ये जो है लैटिस एनर्जी, ये रिलीज होगा, ये भी निगेटिव होता है आयोनिक कंपाउंड में, ये भी निगेटिव होगा। और उसके बाद अब एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ΔH, इसको बोलेंगे ओवरऑल जितना हमने एनर्जी दिया आयनाइजेशन के लिए, या फिर इसको सॉलिड से गैस में बदलने के लिए एनर्जी ऑफ सब्लिमेशन, या क्लोरीन मॉलिक्यूल को क्लोरीन एटम में तोड़ने के लिए एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, उस सब का एल्जेब्रिक सम जो होगा और इनका एल्जेब्रिक सम जो होगा, जो एनर्जी रिलीज हुआ है उसके डिफरेंस को हम लोग एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे। यानी टोटल एनर्जी दिया लिया, उसमें से कितना सरप्लस एनर्जी रिलीज हुआ, यानी सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना डिक्रीज हुआ, वही कहलाता है एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। ये हम आपको उधर भी बताए हुए हैं, कहाँ पे, बॉर्न-हाइबर साइकिल में। कहाँ, देखिए बताते हैं अभी। बॉर्न-हाइबर साइकिल जो है, देखिए ये देखिए, ये बॉर्न-हाइबर साइकिल है। यहाँ पे देखिए, ये जो I लिखा हुआ है इसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ जो E लिखा हुआ है ये हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ जो -U लिखा हुआ है यही है आपका लैटिस एनर्जी, यानी लैटिस इंथैल्पी भी बोलते हैं इसको। और ये जो Q है ओवरऑल,
जो S को जोड़ने पर, I को जोड़ने पर 1/2 ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस क्या हो गया, लैटिस एनर्जी, सबको जोड़ने के बाद एल्जेब्रिक सम लेने के बाद जो Q आएगा वही Q कहलाता है एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। तो इतने एनर्जी जो है आपको क्या होते हैं, यूटिलाइज होते हैं, और ये एनर्जी जो है इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल भी आपको एग्जाम में आते हैं। ठीक है, यस सर। चलिए तो इतना चीज समझ में आ गया कि कौन कौन सा एनर्जी इन्वॉल्व होता है, कुछ प्रॉपर्टीज एंड किस टाइप का आपका आयोनिक कंपाउंड होता है। तो अब इसके बाद हम लोग चलेंगे कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड में कुछ चीज हम लोगों ने पढ़ा भी था, आज उस चीज को रिवाइज करते हुए, क्योंकि 2-4 लोग बोले थे कि सर हम उस क्लास में एब्सेंट हो गए थे या नेटवर्क के कारण जुड़ नहीं पाए थे, तो रिवाइज कर देने के लिए तो उसी के लिए आपको आयोनिक कंपाउंड आज ओवरव्यू रिवाइज कर दिए और कोवेलेंट कंपाउंड को भी थोड़ा रिवाइज कर दिया। देखिए यहाँ पे जैसा कि आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बना हुआ है, कोवेलेंट कंपाउंड जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। अगर दो लोग या समझिए 2 एटम अगर आपस में एक दूसरे को कुछ देना नहीं चाहते हैं, ना हम उसको कुछ पूरी तरीके से देंगे और ना दूसरा चाह रहा है कि हम पूरी तरीके से उस चीज को ले पाए, तो क्या करेगा, लेकिन दोनों को वो सामान चाहिए, वो वस्तु जो है या वो इलेक्ट्रॉन जो है जो पेयर बनाना है वो दोनों को चाहिए। तो क्या करेंगे वो दोनों एक ऐसा आपस नजदीक आएंगे एक दूसरे को और ऐसे शेयर कर लेंगे उसको कि जब जरूरत पड़े अपने एनर्जी लेवल को लोअर करने के लिए वो दोनों यूटिलाइज करें उस इलेक्ट्रॉन। जैसा कि यहाँ क्लोरीन में देखा गया है, देखिए क्लोरीन का 2 एटम है, क्लोरीन का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन नीचे दिया हुआ है 2, 8 and 7, 2, 8 and 7। एक इलेक्ट्रॉन इसका भी अनपेयर्ड है और एक इलेक्ट्रॉन इसका भी अनपेयर्ड है, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना पेयरिंग पूरा करने के लिए। तो क्या किया नेक्स्ट उसमें कि इन्होंने आपस में एक दूसरे के नजदीक आए और वो जो नजदीकी है क्या हुआ कि आपस में एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना, एक रीजन बना जो कि इलेक्ट्रॉन उसमें इन्होंने दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन वहां पे डोनेट किया और वो दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों एटम के लिए साझा तौर पे कंबाइंड फॉर्म में अवेलेबल रहेगा और इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया गया। यही जो डॉटेड स्ट्रक्चर जो रिप्रेजेंट किया गया है, यही लुईस के द्वारा ये डॉटेड स्ट्रक्चर दिया गया इलेक्ट्रॉन का, जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। देखिए इसमें भी 7, इसमें भी 7 और इसमें जब पेयरिंग होने के बाद दोनों एटम के पास 8 और 8, ठीक, जो कि इसको बॉन्ड के तौर पे दिखाया जाता है। ऐसा कोई बॉन्डिंग वगैरह सिस्टम या सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन आपको आयोनिक बॉन्ड में नहीं मिलेगा। आयोनिक बॉन्ड में कोई लाइन वगैरह नहीं होता है, वो बस एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स है दोनों आयंस के बीच। वहां कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड वगैरह नहीं बीच में शेयर होता, वहां बस केवल दोनों चार्ज पार्टिकल हैं और चार्ज पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन। तो यहाँ पे 2 चीज आपको समझना है, एक बॉन्ड पेयर ये जो लिखा हुआ है और दूसरा लोन पेयर। तो ये जितने जो कंबाइन हो रहे हैं आपस में, जो शेयर इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, यहाँ पे जो दिख रहा है दोनों 2 सर्कल टाइप का बनाया हुआ है, इलिप्ट टाइप का, उस इलिप्ट में 2 इलेक्ट्रॉन कॉमन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो रहे हैं और यही दोनों इलेक्ट्रॉन जो है आपका वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड पेयर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे और इनका स्पिन जो है अपोजिट होगा एक दूसरे से। अगर ये सेम स्पिन होंगे तो आपस में जो है बॉन्ड नहीं बनाएंगे। ठीक, तो ये बॉन्ड हो गए। बाकी जो आपका पेयर इलेक्ट्रॉन का दिख रहा है, इन दोनों शेयरिंग को छोड़ के जितने भी आपको पेयर दिख रहे हैं ये हैं लोन पेयर।
ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, लोन पेयर। जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनशेयर्ड या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर नोन एज लोन पेयर। तो कितने तरह के इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो गए, एक बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और दूसरा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक, डेफिनेशन केमिकल बॉन्ड का, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। एंड जितने एटम, जितने इलेक्ट्रॉन जो शेयर होंगे वही उसका कहलाएगा कोवेलेंसी। तो नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये रिफ्लेक्ट क्या करता है, आपका कोवेलेंसी ऑफ द एटम। इतना चीज समझ में आ गया। सर कोवैलेंसी साउंड समझ में नहीं आया। साउंड सर कट रहा है आपका लास्ट में, इसीलिए। सभी को साउंड में दिक्कत हो रहा है। हाँ सर। हाँ हाँ सर आ तो रहा था। अभी ठीक है सर, उस बीच में कट रहा था जब कोवेलेंट बॉन्ड बता रहे थे ऊपर वाला। तो अच्छा अच्छा, चलिए जब भी अगर साउंड डिस्टर्ब होता रहे ना तो उसी समय वो कर दिया कीजिए, ठीक है, नॉक कर दिया कीजिए। ओके सर। हाँ, नहीं तो वो क्या होता है कि फालतू में मतलब एनर्जी भी वेस्ट हो जाएगा और उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन भी नहीं हो पाएगा, यानी आप सीख नहीं पाए तो एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। राइट सर। तो हाँ, तो हम लोग को अपना एनर्जी भी मतलब लोअर एनर्जी स्टेट में ही, लोअर एनर्जी स्टेट में ही रहना है, यानी एनर्जी ज्यादा खर्च भी नहीं करना है और अपने आप को मतलब वो चीज को ऑक्यूपाई भी कर लेना है कि जो कंटेंट हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए, ये जो था दो चीज, यहां से हम लोग तीन चीज सीखे। एक कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, तो क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। यानी टू एटम्स के बीच में जो अगर कोई भी बॉन्डिंग अगर होता है, उनके बीच में अगर कोई रिलेशनशिप बनता है, किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के शेयर होने के कारण। इलेक्ट्रॉन दोनों एटम अपना अपना कुछ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, उसके कारण जो बॉन्डिंग बनेगा वो कहलाएगा क्या, आपका कोवेलेंट बॉन्ड। और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे एक एटम के द्वारा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाएंगे वही कहलाएगा उसका कोवेलेंसी। जैसे वहां पे इलेक्ट्रोवैलेंसी होता था, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते थे वो कहलाता था इलेक्ट्रोवैलेंसी। यहाँ भी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा वो कहलाएगा उसका कोवेलेंसी। जैसे यहाँ क्लोरीन का कोवेलेंसी क्या हो जाएगा, 1। एक एक क्लोरीन कितना एटम शेयर कर रहा है, एक कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, एक एक ही शेयर कर रहा है ना। हाँ सर वो। हाँ, तो इसीलिए 1 कोवैलेंस। ठीक है, तो उसके बाद ये रहा कोवेलेंट बॉन्ड और कोवैलेंसी। उसके बाद बॉन्ड पेयर। तो जो इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में होगा वो कहलाएगा पेयर, उसका जो पेयर होगा वो कहलाएगा बॉन्ड पेयर। ठीक है, और जितने भी नॉन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो कहलाएगा लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, चार चीज हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंसी, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। अगर आपके पास कॉपी पेन भी है तो ये चारों पॉइंट भी नोट कर लीजिए, पॉइंट भी याद हो जाएगा तो आपको डेफिनेशन पक्का याद हो जाएगा। पॉइंट ही याद होना है, जो टर्म्स है वो टर्म्स अगर याद हो जाएगा तो डेफिनेशन आप अपने आप बना लेंगे और आपको पता हो जाएगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंसी, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, चार ये हो गए, चार टर्म्स हमने यहाँ पे सीखा। उसके बाद अब ये देखिए कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड को सबसे पहले आइडेंटिफाई करने वाले थे लुईस। इन्होंने दिया था डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं। तो इन्होंने क्या किया था कि बस उस एटम का सिंबल लिया, इंडिविजुअल एटम का सिंबल लिया और उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो जो जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दिया उन्होंने डॉट के फॉर्म में उसके चारों तरफ। जिसका पेयर बनने लायक हुआ पेयर बना दिया, जिसका पेयर नहीं बनने लायक हुआ उसका पेयर नहीं बनाया। तो चलिए हम लोग बना के देख लेते हैं, कुछ का बना के देख लेते हैं, तो फिर उसी के हिसाब से हमको समझ में भी आ जाएगा कि क्या होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। चलिए तो हम लोग थोड़ा बोर्ड लेके आते हैं।
चलिए यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा ऑक्सीजन एटम है, वो ऑक्सीजन एटम का सिंबल ओ। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन एटम में? 4। बताइए। 4। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8। सर 6 है। 8। अच्छा, 6 है। ठीक है, थोड़ा हर दिन, जैसे अगर मान लीजिए एक दिन में याद नहीं हो रहा है तो उसको थोड़ा हर दिन पढ़ा कीजिए। जो आपका पीरियोडिक टेबल का जो वो होता है, आप नेट पे सर्च करेंगे, या फिर मैंने स्नैप लेने के लिए भी बोला था, तो उसको अगर आप वो करेंगे तो हो जाएगा। तो जिन्होंने 6 बताया उनका बिल्कुल गलत है, और जिन्होंने 8 बताया उनका बिल्कुल सही है। 6 तो भाई कार्बन का है, 6 पोजीशन पे एटॉमिक नंबर 6 तो कार्बन का है, ऑक्सीजन का 8 ही है। चलिए, तो 8 अगर एटॉमिक नंबर है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p4। ठीक है, तो ये 4 जो इलेक्ट्रॉन है ये पेयर्ड नहीं है। ठीक है, तो इसके बाहर में इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? बाहरी सेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गए वो कितने बच गए? ये टोटल 2s एंड 6। 2p 6। तो इस 6 को हम लोग डॉट के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो चारों साइड पहले एक एक रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक यहां आ गया, एक यहां, फिर एक, चारों साइड पहले एक एक रिप्रेजेंट कर देते हैं। चलिए, 4 इलेक्ट्रॉन चारों साइड हो गए। अब कितने बचे? 2 और बच गए। तो कहीं भी 2, इसमें से कहीं भी आप 2 लेके लगा दीजिए। एक यहां लगा देते हैं और एक यहां लगा देते हैं, यही इनका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑक्सीजन का हो गया। वैसे ही नाइट्रोजन का भी रिप्रेजेंट करते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। 7। ठीक है, तो इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 और 2p3। एक क्वेश्चन दिया हुआ था आपके उसमें कि एक 5th ग्रुप का एलिमेंट है, 5th पीरियड का, ठीक है, और 2nd ग्रुप का है। ये क्वेश्चन था टेस्ट में। हाँ सर था। 5th ग्रुप, 5th पीरियड एंड 2nd ग्रुप का एलिमेंट था। इसमें बताना था कि एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन इसके होंगे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में होंगे। तो पहले तो हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें कितने एस ऑर्बिटल होंगे। क्योंकि ये यस। 5वें ग्रुप का एलिमेंट, 5वें ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसमें 5 एस ऑर्बिटल होंगे। जितना ग्रुप उतना उतना एस ऑर्बिटल होगा ही होगा। तो 5वें ग्रुप का एलिमेंट जितना है, ग्रुप, सर जितना ग्रुप या जितना पीरियड? नहीं नहीं नहीं, जितना पीरियड, जितना पीरियड, सॉरी, जितने पीरियड होंगे उतने उसमें एस ऑर्बिटल होंगे ही होंगे। और चूंकि ये दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है तो इसमें जो लास्ट वाला एस ऑर्बिटल होगा 5s होगा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इससे पहले कौन कौन सा एस ऑर्बिटल हो गया? 4s, 3s, 2s एंड s, 1s। तो 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 एस ऑर्बिटल होंगे, और हर एस ऑर्बिटल में उससे पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। यस इतना आसान क्वेश्चन था, इसमें भी बहुत लोग गलत मार दिए।
और क्या नाम इसका, धनी राम, एक दिन आप बता रहे थे कि सर ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस ग्रुप का ये एलिमेंट है। यस सर, फिर तो मैंने मान बोला लीजिए था, ये चीज, दूसरे दिन बोला भी था, नहीं समझ में आया। आप बोले ठीक है बता देंगे दूसरे दिन। हाँ तो वही चीज बता रहे हैं, ठीक है, वही चीज बता रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पे 5s2 आया ना, लास्ट ऑर्बिटल इसका क्या था, लास्ट जो इलेक्ट्रॉन गया वो 5s2 है। इससे पहले कितना है सो छोड़ दीजिए, इससे पहले वाला जो भी है वो सर हम रहने जितना देते हैं। कट जितना पीरियड मतलब उतना एस। सर साउंड आवाज कट कट रहा है रहा है। सर। हाँ हाँ, बोलो, फिर से बोलो, फिर से। सर बोल रहे जितना पीरियड में उतना एस। जित हाँ, ये अगर एस ऑर्बिटल पूछना चाह रहा तो जितना पीरियड उतना एस ऑर्बिटल होगा ही होगा, क्योंकि एस तो सबसे पहला ऑर्बिटल है, वो सबसे पहले आता है, पीरियड के हिसाब से ही वो आता है। अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो उसमें जितने एस ऑर्बिटल हो, जितने एस होंगे, जितने जितने पीरियड होंगे उतने एस ब्लॉक होंगे, एस ऑर्बिटल होंगे उसमें, एस ब्लॉक के लिए खासकर। बाकी आप इधर पी वगैरह लेंगे तो उसमें नंबर ऑफ वो ज्यादा होंगे, ये 6s भी आ जाएगा, इसमें 7s भी आ जाएगा। लेकिन एस ब्लॉक अगर हम लेते हैं, जो एस ब्लॉक एलिमेंट में जितने एस उतने वो जितना पीरियड उतना उसमें एस ब्लॉक होगा ही होगा। तो यहाँ पे देखिए लास्ट जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है, 5s में है मान लेते हैं, ठीक है। तो ये 5s जो हो गया, क्या हो गया, 5 पीरियड। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है चेक कर लेंगे, दो, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट ग्रुप में एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक। सेकेंड ग्रुप जो है उसमें एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो ये सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट होगा। सर अगर आता फिफ्थ पीरियड और फर्स्ट ग्रुप तब। 3 पीरियड एंड फर्स्ट ग्रुप। नो नो सर, फिफ्थ पीरियड और फर्स्ट ग्रुप। फिफ्थ पीरियड तो वहां पे लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखा आता है आपका 5s1, तो वहां पे 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं पूरे एस ऑर्बिटल में, 1s से लेके 5s तक, ठीक है, यस। समझे। वही बोले कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिख ले रहे हैं तो उससे आपको लगभग 4 से 5 तरह का क्वेश्चन का आसानी से आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन बस थोड़ा सर सोचना पड़ेगा। हाँ बोलिए। ये नहीं ठीक से समझ में आ रहा है सर। इलेक्ट्रॉन कैसे इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई करेंगे कि किस ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन है। यस सर। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं, ट्राई किए हैं किसी इसमें से, यस सर। यस सर। किसका, पोटेशियम का। पोटेशियम का हाँ सर 19 होता है 19, एटॉमिक नंबर। चलिए 19, ठीक है। पोटेशियम किस ग्रुप का एलिमेंट है, फोर्थ। लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका जाएगा 4s1। कैसे, पोटेशियम जो है फोर्थ ग्रुप बोल रहे हैं, बार बार मेरा भी ग्रुप ही निकल रहा है, फोर्थ पीरियड, ठीक है, फोर्थ पीरियड एंड फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, ठीक है, फोर्थ पीरियड एंड फर्स्ट ग्रुप। फोर्थ पीरियड और फर्स्ट ग्रुप कौन सा होता है, S1। सर ये फोर्थ पीरियड कैसे जानेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा। फोर्थ पीरियड ये याद ही करना पड़ेगा आपका किस उसमें है, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना पड़ेगा। जैसे 19 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, आगे बोलते चले जाइए। 3s2,
3p4p5। क्यों? 10 2 5। 3p6 क्यों नहीं? यस सर 3p6 के 3p6 बाद कितना हुआ? 4s1। 10 यहाँ तक 10, 2 12 और 6 18, 18 ही हुआ। और आपका चला यस गया सर 4 4s1। 1। तो ये जो आगे वाला जो वैल्यू होता है ना, सबसे लास्ट जिस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है वही उसका पीरियड है, फोर्थ यस पीरियड। यही इसका फोर्थ पीरियड है, ठीक है। और ये जो दूसरा चीज जो बता रहा है, ये एस ऑर्बिटल जो बता रहा है, वो बता रहा है कि ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है। एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। एस पे जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ग्रुप का, और 2 इलेक्ट्रॉन अगर होता है तो सेकेंड ग्रुप का। समझ में आया? यस सर। चलिए इसका कैल्शियम के लिए ट्राई करके देखिएगा। आप कैल्शियम के लिए, एल्युमिनियम के लिए और क्लोरीन के लिए ट्राई करके देखिए, समझ में आ जाएगा। सर आपका आवाज थोड़ा ही हो रहा है पूरा। इको? 2 बार सुनाई दे रहा है सर। हाँ, इको तो बंद करो, वो म्यूट, वो करो, म्यूट करो। देखिए, तो नाइट्रोजन का हम लोग डॉट स्ट्रक्चर लिख रहे थे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख लिया, 1s2 2s2 एंड 2p3। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन कौन से हो गए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए ये जो लास्ट ऑर्बिट में, 2s2 एंड 2p3। कितने हो गए? 5। अब इन पांचों को रिप्रेजेंट करना है, तो इन पांचों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। 1 2, थोड़ा बड़ा बड़ा बना लेते हैं डॉट स्ट्रक्चर। 1 2, यहाँ 3 और ये 4। एक इलेक्ट्रॉन और रह गया, तो एक किसी को पेयर कर दो। ये हो गया। तो ये किसका हुआ? इंडिविजुअल एटम का, अलग अलग एटम का क्या है? ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। अब मान लीजिए हमको बनाना है मॉलिक्यूल का, एक से ज्यादा एटम का। एक से ज्यादा अगर एटम अगर वहां कंबाइन होकर बन रहे हैं, तो पहले तो हमको निकालना पड़ेगा उसमें बॉन्ड कितने हैं, उसमें लोन पेयर कितने हैं, यानी कितने बॉन्ड बन रहे हैं, कितने लोन पेयर बन रहे हैं। तो ये दोनों आइडेंटिफाई करने का तरीका उस दिन भी बताया थे, और आज भी चलिए रिपीट किया जाएगा एक बार। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर निकालने का जो यहाँ पे हम 3 चीज कैलकुलेट करते हैं, N1 N2 N3 एंड N4। 3 नहीं, 4 चीज, चारों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। जो N1 होता है वो टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो एटम, जो मॉलिक्यूल उस है उसमें डिफरेंट अलग अलग एटम होंगे, उस एटम्स के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो कैलकुलेट करते हैं। N2 हम कैलकुलेट करते हैं कि उस इलेक्ट्रॉन में कितने, उस इलेक्ट्रॉन बोले उस मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए सबका ऑक्टेट रूल कंप्लीट होने के लिए, N2। तो हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सबके लिए ऑक्टेट रूल लागू होता है, हाइड्रोजन के लिए डुप्लेट रूल। वो 2 ही इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में चाहता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, बाकी सब क्या है? 8 चाहते हैं। उसके बाद N3 है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में गए। और जो N4 होता है, इसी के नीचे नेक्स्ट स्लाइड में आपको N4 जो आएगा, ये होता है कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो अनशेयर्ड हैं, जो बॉन्डिंग में नहीं गए, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दूसरा, ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। तीसरा, कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। चौथा, कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है।
4 चीज कैलकुलेट कर लिए तो लुईस स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चारों चीज अगर कंट्रोल कैलकुलेट हो जाएगा तो हम ये लुईस स्ट्रक्चर आराम से ड्रॉ कर पाएंगे। चलिए, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं। मान लीजिए NO3 निगेटिव आयन, NO3 माइनस आयन, साउंड कट रहा है सर। यहाँ NO3 माइनस आयन है, सही हो रहा है? हाँ सर सही। हाँ, NO3 माइनस आयन है, तो इस पे क्या है, एक निगेटिव चार्ज है। यहाँ निगेटिव चार्ज नहीं लिखा हुआ है, तो इसको निगेटिव चार्ज पहले लगा देते हैं। NO3 माइनस आयन हो गया ये। अब ये जो NO3 माइनस आयन है, इस पे जो है, जो चार्जेज हैं आपका, एक चार्ज है यानी एक इलेक्ट्रॉन ये किसी से लिया है, और दो जो है बाकी जो है ये इसके 4 एटम इसमें कंबाइन हुए हैं। 4 एटम कौन कौन से हो गए? एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन इसमें कंबाइन हुए हैं। तो चलिए, यहां पे हम N1 उसका कैलकुलेट किए कि कितने इसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का वैलेंस शेल कितना इलेक्ट्रॉन था बताइए? 5, तो यहां 5 प्लस हो गया। अब देखिए, ऑक्सीजन का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना था? 6। यस। हाँ, और कितने एटम है यहाँ पे ऑक्सीजन के? 3, तो 6 × 3 कर दिए, यानी कितने यहाँ पे हो गए इसके ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए? 18 हो जाएंगे। और +1, ये +1 क्या है? एक इलेक्ट्रॉन इस पे जो चार्ज है -1, उसको हम यहां कर दिए। अगर ये माइनस चार्ज है तो +1 करेंगे, अगर प्लस चार्ज होता तो -1 कर। तो टोटल इसको कैलकुलेट करेंगे N1 को, तो टोटल हमारा आ जाएगा 24, यानी टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ NO3 माइनस इज 24। ये हमने कैलकुलेट कर लिया, 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। उसके बाद दूसरा कैलकुलेट करेंगे N2। अब ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इस ये चारों एटम को? क्योंकि 4 एटम है, सबको आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने चाहिए? 8, तो 4 × 8 = 32 इलेक्ट्रॉन चाहिए इन चारों। 4 एटम कैसे हुआ? अच्छा, 3 इसका ऑक्सीजन और एक हाँ, नाइट्रोजन। 3 ऑक्सीजन का और एक नाइट्रोजन का, तो 4 हो गया। तो चारों एटम को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 4 × 8 32 हमने कर दिया। ठीक है, N2 कैलकुलेट कर लिया। यहां देखिए, N1 कैलकुलेट हो गया, N2 कैलकुलेट हो गया। अब चलते हैं N3, यानी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाएंगे, बॉन्डिंग कितने बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे? जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए चाहिए, यानी N2 32 - 24 जितने हैं, यानी जितने की कमी है उतने ही बॉन्डिंग में जाएंगे। तो कितने की कमी है ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए? 8 का, तो 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाएंगे, यानी 8 इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से शेयर हो। अब देखिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो एक बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 8/2 = 4। हमने निकाल लिया क्या कि 4 बॉन्ड बनेंगे। इन चारों एटम के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे? 4। ठीक, अब ये 4 जो बॉन्ड बनेंगे, तो ये तो हमारा निकल गया। इतना चीज हम अब बस केवल बॉन्ड वाला ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद जो कंडीशन है N4 निकालने का, कि नंबर ऑफ लोन पेयर, यानी वैसे जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने रह गए। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालने का जो है कि जितने हमारे पास
इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस सेल में, उतना माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी जितने बॉन्ड बनाएंगे इलेक्ट्रॉन उसको माइनस कर लेंगे, यानी 24 माइनस 8 इक्वल टू 16। ठीक है, तो इनको भी हम लोग क्या करते हैं, पेयर में अरेंज करते हैं, तो डिवाइडेड बाई 2 यानी 8 लोन पेयर हो जाएंगे। तो 8 लोन पेयर हो गया, 8 इससे कट 4 8 लोन पेयर हो गया और 4 आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, बॉन्ड पेयर हो गया। अब देखिए, अब इसको हम लोग को ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर। तो इसमें अब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन सा एलिमेंट जो है आपको सेंटर में आएगा। तो जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वो सेंटर में आएगा। तो नाइट्रोजन जो होता है वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है किससे, ऑक्सीजन से, इसलिए नाइट्रोजन क्या होगा, सेंटर में आएगा। चलिए अब थोड़ा हम लोग अब ड्राइंग वाला सर कैसे हाँ, जानेंगे कि नाइट्रोजन मतलब कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑक्सीजन से? देखिए 17 ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिव कहने का मतलब हुआ कि उसका एक तो एटॉमिक साइज छोटा होना चाहिए, कि उसका न्यूक्लियस जो है वो किसी मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए। तो 17 ग्रुप के जो एलिमेंट है, 17 वाले ग्रुप के, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है क्लोरीन, ये फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन। और तो जैसे जैसे क्या पढ़े हम लोग, एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी होता है कि पीरियोडिक टेबल में एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ते जाता है। लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे, बाएं से दाएं की तरफ, तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करता है। तो ऑक्सीजन चूंकि नाइट्रोजन के राइट साइड में है, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगा ऑक्सीजन से। ठीक है, समझे? यस नो सर। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसे डिसाइड, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में क्या होता है कि पीरियोडिक टेबल में जो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का जो नंबर है, एटॉमिक नंबर कितना है, 7, यस सर। और ऑक्सीजन का 8। 8। ठीक है, तो नाइट्रोजन का 7 और ऑक्सीजन का 8। तो ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन के राइट साइड में प्लेस्ड होगा। ठीक है, तो कहा गया राइट साइड में। तो राइट साइड में जब प्लेस होगा तो लेफ्ट टू राइट जो होता है, ये जान लीजिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करता है। इधर से इधर जब हम जाएंगे लेफ्ट टू राइट तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी प्लस होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ऊपर से नीचे जाएंगे, डाउन जाएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी माइनस होगा, घटेगा। यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी है, तो क्या होता है कि जैसे जैसे न्यूक्लियस ये एटम का साइज अगर बढ़ेगा, एटम का साइज बढ़ेगा यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन काम होता है। न्यूक्लियस से जो है बाहर तक उतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डाउन द ग्रुप घटता है। लेफ्ट टू राइट क्या होता है कि साइज छोटा होते जाता है एटम का, तो उसके कारण वहां पे इंक्रीज होता है। तो सर हम लोग ऑक्सीजन को के पीरियोडिक टेबल अच्छा समझ में नहीं आ रहा है। पीरियोडिक टेबल, यस सर। पीरियोडिक टेबल लेकिन एक खुद में पीरियोडिक प्रॉपर्टी एक चैप्टर है। अगर इतना सर सारा अगर लेफ्ट हम टू लोग, राइट टॉप टू बॉटम चलिए सब समझ में एक नहीं दिन आ थोड़ा, रहा है। एक दिन एक प्रॉपर्टी का क्लास ले लेंगे, नहीं तो ये क्या हो जाएगा कि पीरियोडिक टेबल अगर केवल पढ़ाने बैठेंगे तो एक यूनिट में बदल जाएगा। सर चलिए बेसिक कोई, जो हम लोग को चाहिए वो बता दीजिएगा अच्छा से। ठीक ठीक है, प्रॉपर्टी बता देंगे, बेसिक प्रॉपर्टी जो वेरी करता है विद इन द ग्रुप और पीरियड वो बता देंगे। तो अभी आप याद कर लीजिए, ये वो कर लीजिए कि लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है, इंक्रीज होता है। तो चूंकि ऑक्सीजन क्या है, राइट में है, और
नाइट्रोजन लेफ्ट में है, तो नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव देन ऑक्सीजन, तो जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होगा वो कहाँ जाएगा, सेंटर में। तो नाइट्रोजन को हम लोग सेंटर में कर दिए। तो बॉन्ड कितना आया था, बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड कितने कैलकुलेट हुए थे, 4, और हमारे पास एटम कितने हैं, 3। तो तीनों एटम के लिए पहले इसके पास ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, चारों 4 साइड है, 4 साइड में से 3 साइड आप कहीं भी लगा दीजिए, ऑक्सीजन लगा दीजिए, ठीक है। अब इनमें 4 बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट होना है, 1 2 3 और एक फिर यहाँ डबल, 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड बना दिए। अब जो हमने दूसरा, हाँ वो डबल बॉन्ड दिए वहां पे कैसे दे देंगे, वो समझ में नहीं आया। डबल बॉन्ड हटा देते हैं, रुक जाओ। अब बताइए बॉन्ड कहाँ बनेगा, सर कहीं और भी दे एलिमेंट, सकते हैं ना, तीनों में से कहीं भी हाँ दे सकते ये हैं। तीनों में से कहीं भी देंगे, तो कहीं भी देंगे तो डबल बॉन्ड तो हो जाएगा। यस सर, नंबर ऑफ 4 बॉन्ड्स है इसलिए। हाँ तो 4 बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड तो होगा ही होगा कहीं ना, तो डबल बॉन्ड हमने यहाँ दीजिए या यहाँ दीजिए, कहीं भी दे दीजिए, तो डबल बॉन्ड बन सर गया। इस तरह का ही होता है कि मतलब डबल बॉन्ड 2 जगह लगे। हाँ डबल बॉन्ड नहीं, ट्रिपल बॉन्ड भी एक जगह, एक 2 एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है। तो चलिए लुईस स्ट्रक्चर को पहले थोड़ा खत्म कर लेते हैं, टाइम भी नहीं तो हो जाएगा। तो 4 बॉन्ड हो गए, लोन पेयर हमारे कितने आए थे, 8, ठीक है, 8 लोन पेयर। तो लोन पेयर कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन के पास, क्योंकि इसका देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहां, ये जितने भी लाइन है ना, लाइन का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, जितने भी लाइन है यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन, दोनों एटम अपना अपना शेयर किए हुए हैं। तो यहाँ पे हो गया 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस पे कोई अब इलेक्ट्रॉन नहीं पड़ेगा, 8 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। अब देखते हैं ऑक्सीजन का, इस ऑक्सीजन का कितने, 2 बॉन्ड बनाया है तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। अब कितने चाहिए, 4 और, तो 1 2 3 4, 4 और 4 8 हो गए, लोन पेयर 2 लोन पेयर इसको मिल गया। इसके नीचे वाला ऑक्सीजन है, इसके पास कितने हैं इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, तो इसको और कितने चाहिए, 6, 1 2 3 4 5 6, ऑक्टेट रूल इसका भी कंप्लीट। ये साइड वाला ऑक्सीजन, इसको भी 3 लोन पेयर चाहिए, काउंट कीजिए कितने लोन पेयर हुए, 1 दूसरे कलर से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यानी 8 लोन पेयर आए थे हमारे, और 8 लोन पेयर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये हो गया आपका नाइट्रोजन का NO3 का निगेटिव आयन का स्ट्रक्चर। तो ये लुईस स्ट्रक्चर है। बाद में लुईस स्ट्रक्चर को भी मतलब ये सब चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो उसके बाद आया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो लुईस स्ट्रक्चर क्या बताता है, लुईस स्ट्रक्चर जो है हमारा रिप्रेजेंट करता है, लुईस स्ट्रक्चर बताता है 3 चीज को। पहला किसका स्ट्रक्चर है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर। दूसरा चीज किस पे बेसिस है, ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर है और बेसिस किस पे है, ये ऑक्टेट रूल पे। वैलेंस स्ट्रक्चर एंड बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल। तीसरा पॉइंट है कि कभी कभी ये क्या करता है, ऑक्टेट रूल इनवैलिड भी कर देता है।
तो ऑक्टेट रूल इनवैलिड कहाँ होगा, ऑक्टेट रूल नेग्लेक्ट कहाँ होगा, ऑक्टेट रूल नेग्लेक्टेड ओनली फॉर द सेंट्रल एटम। ऑक्टेट रूल will be neglected only for central atom। यानी कभी कभी क्या होता है कि सेंट्रल एटम ऑक्टेट रूल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी रख लेता है। तो ये तीन मेन बेसिक्स हैं। क्या है, लुईस स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का हम स्ट्रक्चर वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं। किस पे बेसिस है, ऑक्टेट रूल्स पे। यानी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया जाता है। कभी कभी ये रूल ऑक्टेट, कभी कभी ये जो स्ट्रक्चर है वो ऑक्टेट रूल को निगलेक्ट भी कर देता है। तो किसके लिए ऑक्टेट रूल नेग्लेक्ट होगा, केवल सेंट्रल एटम के लिए। जैसे उस केस में, हमारे केस में नाइट्रोजन था, तो नाइट्रोजन के पास कभी कभी 8 से ज्यादा या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, कम नहीं होते जल्दी। ठीक है, तो दूसरा एक दो चीज और चीज है कि यहाँ पे हाइड्रोजन H and F, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर बी अ सेंट्रल एटम, can never be a central atom। हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन जो होगा वो सेंट्रल एटम कभी भी नहीं होगा। और हाइड्रोजन जो है वो डुप्लेट बनाता है, H जो है डुप्लेट के लिए ट्राई करता है, और रेस्ट एटम जो है फॉर्म्स ऑक्टेट। ठीक है, बाकी जो एटम है वो क्या करते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट ऑक्टेट। और हाइड्रोजन क्या है आपका, डुप्लेट कंप्लीट करता है। हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन जो है हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर पूरे पीरियोडिक टेबल में किसी का है तो वो फ्लोरीन का, उसके बाद क्लोरीन का, और उसके बाद ऑक्सीजन। ठीक है, यस सर। चलिए आज के लिए इतना ही, कंप्लीट रहने देते हैं।